गणपत आया दूध लाया, ताजा दूध सबको पिलाया। जो एक बार पिए रोज रोज मंगवाए, ऐसा दूध गणपत लाए। अरे ओ गणपत भैया, आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। क्या रमा, गणपत रोज ऐसे ही मूड में रहता है। हाँ, सही कहा तुमने। वो सब छोड़ो गणपत, आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो आज मैं रसगुल्ले अपने हाथों से बनाने वाली हूँ। इसलिए आज तुम मुझे शुद्ध 5 लीटर दूध दे दो। अरे वाह रमा, बिल्कुल देता हूँ। और हाँ, मेरे लिए रखना मत भूलना। अरे बाबा ठीक है। ऐसे ही गणपत रोज दूध बेचता। वहीं दूसरी तरफ सुधा अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना बबली को, इसे 3 दिन से बुखार है और शरीर दिन पर दिन टूटता जा रहा है, कुछ खा भी नहीं रही। बबली बेटी, मुंह खोलो। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? बबली को कुछ हुआ तो नहीं? सुधा जी, घबराइए नहीं। बबली को गहरी कमजोरी है, पर चिंता की कोई बात नहीं। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है रोज रात को उसे शुद्ध हल्दी वाला दूध पिलाइए। ये दवा से ज्यादा काम करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा घर लौटती है, बबली को दवा देती है और उदास मन से पास की दुकान की ओर जाती है। रमा बहन, जल्दी से थोड़ा दूध दे दो। क्या हुआ सुधा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे क्या बताऊं रमा, बबली की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। आज उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी तो डॉक्टर ने बबली को रोज रात को हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा है। मेरे घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूध के लिए पैसे कैसे लाऊंगी? अरे सुधा, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। क्या मतलब? तुम्हें दूध गणपत भैया से लेना चाहिए। ये कौन है? तुम गणपत भैया को नहीं जानती? वो गांव में दूध बेचते हैं। वो दिल और नियत के साफ इंसान हैं। उन्हें अगर तुम अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हें बिना पैसे के भी दूध दे देंगे। तभी वहां खड़ी रज्जो, जो एक तेज मिजाज औरत है, अचानक हंस पड़ती है। अरे रमा, खुद तो पागल हुई, इस बेचारी को भी अपनी तरह बना रही हो। अरे सुधा, इसकी बातों पर यकीन मत कर। हमारे गांव में कोई गणपत नहीं आता दूध देंगे, ये इसका वहम है। मैं इस गांव में कई सालों से रह रही हूँ, मैंने तो आज तक उस गणपत को नहीं देखा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम गांव वालों से पूछ लो, इन्होंने देखा है कभी? सुधा जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं, सब मना कर देते हैं। देख लिया, ये औरत सरकी हुई है, फालतू की मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। सुधा पूरी तरह से उलझ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगती है कि क्या रमा सच कह रही है और गांव वाले डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, या रज्जो सही है और गणपत सिर्फ एक कहानी है। वो हताश होकर घर की ओर लौटती है, जहां उसकी बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसके पास गणपत को खोजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पास रोज दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। वो फिर से पड़ोसियों से पूछती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी की तबीयत इतनी खराब है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। अब मुझे दुकान से ही दूध लाना पड़ेगा। जैसे ही वो थक हार कर घर की तरफ आ रही होती है, उसे अचानक वो आवाज सुनाई देती है, गणपत आया दूध लाया। और फिर उसे एक आदमी साइकिल पर, जिस पर बड़ी बड़ी डोलचियां लगी हैं, गांव के बाहर तेजी से जाते हुए दिखता है। कहीं ये वही गणपत तो नहीं जिसके बारे में मुझे रमा बहन बता रही थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरी बात सुन ली और मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मुझे कैसे ना कैसे करके इन तक पहुंचना होगा। आखिर ये मेरी बेटी का सवाल है। सुधा वहां से चली जाती है और गणपत का पीछा करने लगती है। शाम होने को आ जाती है, लेकिन उसकी साइकिल कहीं नहीं रुकती और सुधा भी उसका पीछा कर रही होती है। ये इतनी दूर से आता है बस दूध बेचने? सुधा थोड़ी दूर उसके पीछे और चलती है
और तभी ढलते सूरज की किरण उसकी आंखों में पड़ती है। सुधा अपनी आंखें ढक लेती है और जैसे ही अपना हाथ हटाती है देखती है वहां पर कुछ नहीं है। वो इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। अरे ये क्या? तभी उसने जमीन पर साइकिल के पहियों के निशान देखे, लेकिन ये निशान बहुत हल्के थे। निशान तेजी से एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, सीधे शामगढ़ की ओर। साइकिल यहाँ से गई तो है, पर ये निशान इतने हल्के क्यों हैं? वो उन निशानों का पीछा करने लगी। आगे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपनी भेड़ें चराता हुआ मिला। बाबा, ये रास्ता शामगढ़ जाता है? हाँ बेटी, पर अंधेरा हो रहा है, तुम क्यों जा रही हो? बाबा, आपने अभी यहाँ से कोई दूध वाला देखा है क्या? उसकी साइकिल पर बड़े डिब्बे थे। यहाँ से कोई दूध वाला नहीं गया बेटी। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने अभी अभी उसे देखा था, वो शामगढ़ गया है। मेरी मानो तो लौट जाओ। मैं नहीं लौट सकती, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सुधा बूढ़े आदमी को छोड़कर निशानों का पीछा करते हुए शामगढ़ गांव के अंदर पहुंच जाती है। गांव में बहुत सन्नाटा था। सुधा ने चौक पर खड़े गांव के एक व्यक्ति को देखा। ताऊ नमस्कार, आपके गांव में कोई गणपत रहता है क्या? वो बूढ़ा इंसान चौंक कर उसकी ओर देखता है। गणपत? यहाँ कोई गणपत नहीं है, जा यहाँ से। ये क्या था? ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? सुधा थोड़ी दूर और जाती है। कुछ लोगों से पूछते हैं, पर सभी लोग उससे वैसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब चल क्या रहा है? सुधा थक कर कुएं की तरफ जाती है, जहां 3 महिलाएं काम कर रही थी। अम्मा जी, सुनिए, मेरी मदद कीजिए। हाँ बेटी, क्या हुआ? अम्मा, मैं गणपत को ढूंढ रही हूँ, यहाँ कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। गणपत का नाम सुनते ही तीनों महिलाएं तुरंत काम रोककर सुधा को हैरानी से देखने लगती हैं। गणपत? तो उसे कैसे जानती है बेटी? वे हमारे एक गांव में दूध बेचता है, पर यहाँ सब डर रहे हैं। डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे बेटी? ये गांव उसकी मौत के लिए शर्मिंदा है। मतलब? बेटी, जिसकी तू बात कर रही है वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। सुधा के पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं, सांसें गले में अटक जाती हैं। क्या? कैसे? पर मैंने तो उसे सुबह ही देखा था, सबको दूध दे रहा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत बोलती है। हाँ, सही सुना तुमने, वो यही रहता था, एक छोटी सी झोपड़ी में। बहुत ही नेक दिल इंसान था, सबकी मदद करता था। एक दिन रामू, जो गणपत का चचेरा भाई है, गुस्से में शराब के नशे में वहां आता है। ओ गणपत, बाहर निकल जल्दी, मेरा हिस्सा कहाँ है? अरे रामू, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक तब होगा जब तू ये जमीन छोड़ देगा। तू मेरे पिताजी की पुरानी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। जमीन? ये क्या कह रहा है? ये जमीन तो मेरे पिताजी की है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके खरीदी थी। मेहनत? तेरी मेहनत नहीं, मेरे पिताजी का कर्ज बोल। तेरे पिताजी ने ये जमीन उधार लेकर खरीदी थी और कर्ज चुकाए बिना ही गुजर गए। मेरे पास कागज हैं, इसलिए ये जमीन अब मेरी है। ये झूठ है रामू, पिताजी कभी उधार नहीं लेते थे। तू भाई होकर ऐसा बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ नहीं, सच्चाई है। जल्दी ये घर खाली कर, नहीं तो मैं तुझे लात मारकर बाहर निकालूंगा। तभी रामू का साथी मुखिया धीरे से वहां आ जाता है। अरे ये क्या झगड़ा है? चचेरे भाई होकर इतनी लड़ाई? देखिए मुखिया जी, ये गणपत मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किए बैठा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मुखिया जी, रामू झूठ बोल रहा है। ये जमीन मेरे पिताजी की कमाई है, ये धोखा कर रहा है।
गणपत, जज्बात से कुछ नहीं होता। कागज दिखाओ। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि कर्ज चुका दिया गया था तो तुम्हें ये घर रामू को देना पड़ेगा। मुखिया और रामू की साजिश सफल हुई। गणपत बेघर हो गया। रामू, अब मेरा हिस्सा कब मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, आपकी किस्मत अब से हर रोज चमकेगी। अपना सब कुछ खोने के बाद भी गणपत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। रामू ने मेरा घर छीना है, पर मेरी ईमानदारी और मेहनत नहीं छीन सकता। गणपत ने थोड़ी सी उधार ली। सबसे पहले उसने एक भैंस खरीदी ताकि वो शुद्ध और ताजा दूध बेच सके। फिर उसने एक पुरानी साइकिल और 4 बड़ी डोलचियां खरीदी। हाँ, तू ही मेरी नई शुरुआत है। उसकी नीयत साफ थी और दूध शुद्ध था, इसलिए जल्द ही गांव के लोग उससे जुड़ गए। देखते ही देखते उसने अपना कर्ज उतार दिया और मेहनत की कमाई से एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो दूध के साथ घी, दही और पनीर भी बेचने लगा। गणपत की ये तरक्की देखकर उसका चचेरा भाई रामू जलन की आग में जलने लगा। देखो मुखिया जी, उस गरीब गणपत ने दुकान भी खोल ली। हमसे धोखा खाकर भी ये खुश कैसे रह रहा है? ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। हाँ रामू, बात तो सही है। बस अब एक ही रास्ता बचा है, जड़ को ही खत्म करना पड़ेगा। उस रात गणपत अपनी छोटी नई दुकान में शांति से सो रहा था। बहुत शुद्ध दूध बेचता था ना, बहुत नेक इंसान बनता था। अब देखता हूँ ऊपर जाकर क्या बेचता है। रामू ने अपने साथ लाया हुआ मिट्टी का तेल दुकान पर छिड़का और माचिस जला दी। सो जा गणपत, तेरी ईमानदारी की कीमत तो देनी ही होगी। तेजी से आग फैली। दुकान में धुएं का गुबार उठने लगा। क्या क्या हो रहा है? आग! गणपत उठने की कोशिश करता है, पर चारों तरफ जहरीला धुआं भर चुका था। वो सांस नहीं ले पाता। रामू! गणपत वहीं बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। ईमानदार गणपत उसी आग में जलकर मर जाता है। उसकी मौत को एक हादसा बताकर दबा दिया जाता है। गणपत अपनी साइकिल के साथ खड़ा है। सुधा सदमे में है। गणपत, तुम जिंदा कैसे हो? वो अम्मा जी कह रही थी। मैं जिंदा नहीं हूँ सुधा, मैं वही हूँ जिसे धोखे से मार दिया गया। तुमने जो कहानी सुनी वह सच थी। फिर आप मेरे सामने? मैं तुम्हारे सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नेक दिल हो। मैंने सुन लिया था कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम्हें शुद्ध दूध चाहिए, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या वो सब आप ही कर रहे थे? साइकिल के हल्के निशान, लोगों का डर? हाँ, मैं चाहता था कि कोई तो मेरा पीछा करे, कोई तो शामगढ़ तक पहुंचे और मेरा सच जाने। ये गांव वाले डर और शर्म के बोझ तले दबकर जी रहे हैं, इसलिए ये कुछ नहीं बता पाते। मुझे सब पता चला। रामू और मुखिया, उन्होंने आपको जिंदा जला दिया। ये कितना बड़ा अन्याय है। हाँ सुधा, उन्होंने मेरा घर, मेरी भैंस, मेरी दुकान सब छीन लिया। पर सबसे बड़ा दर्द ये है कि उन्होंने मेरी ईमानदारी को झूठा साबित कर दिया। आप क्या चाहते हैं गणपत? बताइए, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही चाहिए था सुधा। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए दूध दूंगा, पर बदले में मैं चाहता हूँ
कि तुम रामू और मुखिया को उनके कर्मों की सजा दिलाओ। ठीक है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं उन दोनों को जेल पहुंचवा कर रहूंगी। मेरी बेटी के लिए आपकी मदद और आपके लिए न्याय, ये मेरा वादा है। धन्यवाद सुधा। अगली सुबह सुधा हिम्मत जुटाकर गांव आती है। वो तुरंत सबसे पहले बूढ़ी औरत दो के पास जाती है जिसने गणपत की कहानी बताई थी। अम्मा जी, मुझे सब पता चल गया है। अब डरने की जरूरत नहीं। गणपत को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप मेरे साथ खड़ी होंगी? हाँ बेटी, मेरा पाप तभी धुलेगा जब रामू और मुखिया को सजा मिलेगी। मैं गवाही दूंगी। बूढ़ी औरत के साथ सुधा ने उन सभी डरे हुए गांव वालों से बात की जो जानते थे कि क्या हुआ था। पहले तो सब हिचके, पर सुधा की आंखों की सच्चाई और गणपत की कहानी सुनकर कई लोग गवाही देने को तैयार हो गए। जल्द ही गांव वालों ने मिलकर पुलिस बुलाई। इंस्पेक्टर, जो पहले इस मामले को दबा चुका था, अब कई गवाहों का सामना करना पड़ा। तुम दोनों के खिलाफ कई लोगों ने गवाही दी है। गणपत की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। तुमने जमीन और दौलत के लालच में अपने भाई को जला दिया। रामू और मुखिया को पुलिस तुरंत जेल के अंदर डाल देती है। गांव में एक शांति का माहौल छा जाता है। न्याय होने के बाद उसी रात सुधा उसी वीरान जगह पर आती है। हवा ठंडी थी। वहां गणपत की परछाई खड़ी होती है। तुमने अपना वादा पूरा किया सुधा। मेरी आत्मा अब आजाद है। गणपत अपनी साइकिल पर रखी एक बड़ी डोलची की ओर इशारा करता है। सुधा, ये लो, ये मेरी डोलची है। ये जादुई है। जब तुम्हें दूध चाहिए हो तो इसके आगे 3 बार ताली बजाना और ये शुद्ध दूध से भर जाएगी। ये तुम्हारी बेटी के लिए मेरा उपहार है। धन्यवाद गणपत, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे जाना होगा सुधा, तुम खुश रहना। गणपत धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। उसके बाद सुधा ने उसी जादुई डोलची से दूध निकाला और अपनी बेटी बबली को दिया। कुछ ही दिनों में बबली पूरी तरह ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और बचत से एक नई दुकान खोल ली। वो अपनी दुकान से सभी को दूध और उससे बनी चीजें कम दामों पर बेचती। जादुई दूध वाले की कहानी अब गांव में नेकी और सच्चाई की कहानी बन गई थी और सुधा हमेशा गणपत की ईमानदारी को जिंदा रखती थी।